तो फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सेकंड पार्ट आपका नीट 2024 केमिस्ट्री सॉल्यूशन का। तो उसमें जो आपका जो क्वेश्चन आता है उसमें आपका क्वेश्चन क्या है, फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग आया है, जिसमें आपकी लिस्ट फर्स्ट के अंदर आपको क्या गिवन है, मॉलिक्यूल्स के बारे में गिवन है, और लिस्ट सेकंड के अंदर आपको क्या गिवन है, उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में गिवन है। लिस्ट सेकंड में आपका क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिवन है। इसमें आपका क्या है, इथीन, यहाँ पे आपका क्या है, इथीन, ये क्या है C2, और लास्ट क्या है, इथाइन। और यहाँ पे कहा है एक में आपका 1 सिग्मा बॉन्ड है एंड 2 पाई बॉन्ड है, दूसरे में आपका क्या कहा है, 2 पाई बॉन्ड है, थर्ड में आपका क्या कहा है, 1 सिग्मा बॉन्ड, और फोर्थ में आपका क्या कहा है, 1 सिग्मा बॉन्ड है एंड सेकंड आपका क्या है, 1 पाई बॉन्ड है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना लें कि इथेन में कार्बन कार्बन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा ये आपका क्या है, A B C एंड D, ये आपका क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये जो C2 होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो होता है, बट ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, पाई बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू MOT। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से कंफर्मेशन मिलती है कि ये जो आपका C2 मॉलिक्यूल होता है उसमें आपके दोनों के दोनों क्या है, पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो इथाइन आपका क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C, जिसमें 1 सिग्मा बॉन्ड है और 2 आपके क्या है, पाई बॉन्ड। तो अब मैच कर दें कि फर्स्ट आपका कौन सा होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, मतलब A का आपका कौन सा है, थर्ड, B का आपका कौन सा होगा, डबल बॉन्ड में आपका 1 सिग्मा एंड 1 पाई, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई, मतलब B आपका क्या होगा, फोर्थ, C2 के अंदर 2 पाई बॉन्ड है, मतलब आपका सेकेंड, और D इथाइन में 1 सिग्मा एंड 2 पाई, मतलब ये कौन सा है, फर्स्ट। तो आंसर चेक करें कि आपका A का थर्ड, B का फोर्थ, C का सेकेंड और D का फर्स्ट। तो आंसर आपका कौन सा है, D इज द करेक्ट आंसर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका B इज द क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें फिर दोबारा से मैच ऑफ द फॉलोइंग गिवन है, जिसमें आपके क्या कहा गया है कि आपके कंपाउंड्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, और पूछा गया है कि कौन सा आइसोमर है, कौन सा आइसोमर है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपने एक कंपाउंड लिया CONH3 NO2 और Cl2, ये आपका A हो गया। B आपका क्या है, CONH3 SO4 Br, थर्ड जो आपका है कोबाल्ट NH3 एंड क्रोमियम CN6, एंड डी ऑप्शन है आपका COH2O6 Cl3। देखो ये आइसोमेरिज्म पता करने का सबसे आसान तरीका क्या है, यदि कहीं पे भी H2O नजर आ जाए कंपाउंड के अंदर तो समझ लेना वो कौन सा आइसोमर है, सॉल्वेट आइसोमर बोलते हैं या फिर बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर। तो वो कौन सा आइसोमर होगा, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर। और जब दो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स गिवन है, मतलब ये कौन सा आइसोमर है, कोऑर्डिनेट आइसोमर। ये कौन सा आइसोमर है, कोऑर्डिनेट आइसोमर। यहाँ पे बात कर रहे हैं तो एक SO4 है, दूसरा आपका कौन सा है, Br। तो यहाँ पे जो काउंटर आयन है वो आपके क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब ये क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर। ये आपका कौन सा हो गया, आयनाइजेशन आइसोमर। ये आपका कौन सा हो गया, आयनाइजेशन आइसोमर। और NO2 अटैच हो सकता है नाइट्रोजन की साइड से भी और आपका ऑक्सीजन की साइड से भी, तो मतलब ये आपका कौन सा आइसोमर है, लिंकेज आइसोमर। ये कौन सा है, लिंकेज आइसोमर। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट है वो लिंकेज आइसोमर, मतलब A का सेकंड, B का आपका कौन सा है, आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन देखिए, आयन B का है थर्ड, C का आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन चेक करें, फोर्थ ऑप्शन है, एंड D का आपका क्या है, सॉल्वेट, मतलब आपका कौन सा है, फर्स्ट। तो A का सेकंड, B का थर्ड, C का फोर्थ एंड D का फर्स्ट। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, D का फर्स्ट है, C का फोर्थ है और C का फोर्थ है, तो मतलब आपका D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका कौन सा हो गया, D ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो A का सेकंड, B का थर्ड, C का फोर्थ एंड D का फर्स्ट, ये हो जाएगा।
हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स की बात करते हैं तो हीलियम एटम कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और मोल कॉन्सेप्ट को आसान तरीके में समझने के लिए एक डेफिनेशन है मोल की कि मोल आपका क्या होता है, 3 टर्म्स में डिफाइन होता है कि एक मोल आपका क्या होता है, एक मोल ऑफ सब्सटेंस की यदि मैं बात करता हूँ तो वो आपका क्या होता है, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है या ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होता है। अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है, वहाँ पे आयन मॉलिक्यूल या आपके कुछ भी आ सकते हैं, यहाँ पे 22.4 लीटर एट एसटीपी होता है। तो ये आपका एक मोल की डेफिनेशन है जो आपको ग्राम की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं और थर्ड वन आपका वॉल्यूम की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके 4U ऑफ हीलियम, बी आपका 4 ग्राम ऑफ हीलियम, सी है आपका 2.27 लीटर ऑफ हीलियम और फोर्थ ऑप्शन है आपका 4 मोल ऑफ हीलियम। तो नंबर ऑफ एटम देखो, एक मोल में आपके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एन। तो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, तो एक मोल में आपके कितने हैं, एन। तो 4 मोल में कितने होंगे, 4 एन। यहाँ पे ग्राम है तो 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 4 ग्राम, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 मोल। इसमें भी आपका कितना आएगा, 1। इसमें भी आपका एक मोल में 22.4 लीटर है और 22.4 लीटर है तो 2.27 लीटर में कितने मोल आ जाएंगे, देखो 1 मोल में आपके कितने हैं, 22.4 लीटर। तो ऐसे लिख सकता हूँ 22.4 लीटर में आपका कितने मोल है, 1 मोल ऑफ हीलियम। तो 1 लीटर में आपका कितना होगा, 1/22.4 और आपका पूछा कितने में गया है, 2.27 के लिए। तो 2.27 के लिए क्या हो जाएगा, 1/22.4 इंटू में 2.27। तो एट एसटीपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 1/10 के पास। तो मोल सबसे कम किसमें, इसके अंदर, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल, ये आपका क्या हो गया, 4 मोल। तो 4 मोल आ रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा उतने नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा। तो नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा किसके अंदर होंगे, आपके किसके अंदर होंगे, 4 मोल ऑफ हीलियम, 4 मोल ऑफ हीलियम। तो आपका ये भी आपका कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या गिवन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट्स दैट वुड अबो द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ये बताना है कि कौन से रिएजेंट यूज होंगे, करेक्ट रिएजेंट कौन से यूज होंगे। तो करेक्ट रिएजेंट बताने हैं, चलो देखते हैं। करेक्ट रिएजेंट, करेक्ट रिएजेंट, तो करेक्ट रिएजेंट में देखें तो आपकी रिएक्शन क्या गिवन है, आपको साइक्लोहेक्सेन दे रखा है, साइक्लोहेक्सेन के साथ में CH2 CH डबल बॉन्ड आपका क्या दे रखा है, CH2 और फॉर्मेशन आपकी क्या कर रखी है, साइक्लोहेक्सेन CH2 CH2 ये आपका बना रखा है। तो आपके 4 ऑप्शन गिवन है, तो आपका एक ऑप्शन देखो क्या हो सकता है, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। देखो ये चेक करें तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड के साथ में हमेशा क्या होती है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा मतलब आपका हमेशा OH जो होगा वो कहाँ पे अटैच होगा, आउटसाइड। तो आउटसाइड अटैच होगा मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन आपके क्या हो ज्यादा, और हाइड्रोजन कहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा, CH2OH। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये बनेगा ए। देन उसके बाद रिएक्शन करवा रखी है PCC के साथ, और PCC मतलब आपका पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है जो आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, आपके अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो आपका ये जो कंपाउंड बनेगा वो आपका क्या बना, साइक्लोहेक्सेन CH2CH2CHO। तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा BH3। देन उसका हाइड्रोबोरेशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, देन आपका क्या हुआ है PCC के साथ रिएक्शन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी किससे पूछा गया है, आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के बारे में पूछा गया है, इंटरमीडिएट्स के बारे में पूछा गया है। और इंटरमीडिएट्स की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट्स में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, टर्सरी कार्बोकैटायन की आपकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा। और टर्सरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो हमें चेक करना है कि इसमें से टर्सरी कार्बोकैटायन कौन सा है। तो पहला जो ऑप्शन है कार्बन कार्बन पॉजिटिव, देन कार्बन, देन कार्बन कार्बन, ये। देन बी ऑप्शन है आपका साइक्लोपेंटेन CH2 पॉजिटिव। देन सी ऑप्शन है आपका साइक्लोहेक्साइल कार्बोकैटायन CH3। एंड डी ऑप्शन है आपका ये आपके पास चार ऑप्शन गिवन है जिसमें से आपको बताना है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा। तो ये देखो, ये कैसा, कितने कार्बन के साथ अटैच, 2 कार्बन, तो ये कौन सा है, सेकेंडरी। ये कितने कार्बन के साथ अटैच, 1, तो ये कैसा है, प्राइमरी। ये आपका जो कार्बोकैटायन है तो ये कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3, तो ये कैसा है, टर्सरी। और ये कौन सा है, ये कार्बोकैटायन कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 2, तो ये कौन सा है, सेकेंडरी। तो कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सी। तो आपका जो आंसर होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो वो आपका कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे जो बात की किसमें बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताना है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं, सिलिकॉन है, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक आपका क्या है, फ्लोरीन। तो यहाँ पे आपका कौन कौन से हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये आपका क्या है, सिलिकॉन। ये आपकी सीरीज है, कार्बन के नीचे आपका सिलिकॉन आता है, ये आपका क्या है, अलोंग द पीरियड कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो अलोंग द पीरियड जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज। अलोंग द पीरियड जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। तो आपका यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, सिलिकॉन की। देन आपकी किसकी होगी, कार्बन की। देन आपकी किसकी होगी, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, और लास्ट में सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पूछ लिया। चैप्टर 3 है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, जिसमें आपकी ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिलती है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लॉट ऑफ एल एन के वर्सेस टी इज कंसिस्टेंट विद आर्हेनियस इक्वेशन। मतलब आपका यहाँ पे जो ग्राफ्स दिए गए हैं वो किस किस के बीच में दिए गए हैं, एल एन के वर्सेस टी। और ये कौन से है, एल एन के वर्सेस टी, तो ये आपका आता है आर्हेनियस इक्वेशन से। और आर्हेनियस इक्वेशन का कौन सा चैप्टर है, ये केमिकल काइनेटिक्स से ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। एल एन के वर्सेस 1/t का रिलेशन पूछा गया है। और एल एन के वर्सेस 1/t का तो आपका जो फॉर्मूला होता है k = e की पावर माइनस a/RT। ये आपकी क्या होती है, आर्हेनियस इक्वेशन। ये क्या होती है, आर्हेनियस इक्वेशन। यदि इसको सोल्व करते हैं तो फॉर्मूला बनता है ln k इंटू में ln t माइनस a/RT। ये फॉर्मूला बनता है। ln आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका ये क्या बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई a e की पावर माइनस a/RT। ये आपका आर्हेनियस फैक्टर है, ये आपकी इक्वेशन हो गई इन प्रेजेंस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो ये आपकी कैसी है, y = mx + c की फॉर्म में लिख सकता हूं मैं इसको। तो ये आपके y = mx + c मतलब आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन है तो देखो y पे आपका क्या है, ln k, y पे आपका क्या है, ln k, और x आपका क्या है, 1/t। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/t। तो ये आपका क्या हो गया, x। 1/t के साथ रिलेशन देखना है ln k का। तो e/r क्या हो गया, m की वैल्यू क्या हो गई, -e/r। और m आपका क्या होता है, स्लोप। और c आपका क्या है, ln a, मतलब ये आपका क्या है, इंटरसेप्ट। ये आपका क्या है, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट आपका ln a,
आपका स्लोप है माइनस EA/R, तो देखो नेगेटिव आ गया, मतलब सबसे पहले डायरेक्ट कर देना नेगेटिव स्लोप, मतलब ये होगा। और 4 ऑप्शनों में एक ही ऑप्शन है जिसका आपका क्या है, नेगेटिव स्लोप, तो ये आपकी क्या हो गई, इंटरसेप्ट, जिसे हमने कहा LLE। नेगेटिव स्लोप मतलब माइनस EA/R, तो ये आपका क्या हो गया, स्लोप ऑफ आपका ln की वर्सेस 1/t का रिलेशन। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी, तो ये कौन सा हो जाएगा, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है 69 में, आपका पूछा गया है अमंग ग्रुप 16th एलिमेंट विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा नहीं शो करना, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 16th के अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो ग्रुप 16 होता कौन सा है, ऑक्सीजन फैमिली। कौन सी फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली क्या होती है, ओल्ड स्टाइल से पीपो, ये है ऑक्सीजन फैमिली। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन फैमिली है, तो डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आपका क्या होता है, इंक्रीज। क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब मेटेलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता है, और मेटल हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे जो पोलोनियम जो एलिमेंट है वो आपकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एलिमेंट कौन सा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए मेटल्स का जो कैरेक्टर होता है वो ज़्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे, और मेटल हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव, मतलब हमेशा लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, ना कि गेन करने की। तो पोलोनियम वो आपका एलिमेंट है जो आपका क्या नहीं शो करेगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सी आपका क्या है, पोलोनियम इज द करेक्ट आंसर, याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा गया है, और वो भी कौन सी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये भी आपका किसका क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी के बारे में उसका क्वेश्चन है, मतलब ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है। तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ध्यान देना कि यहाँ पे एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2, ये क्या है 1s2 2s1, ये क्या है 1s2 2s2 2p1, ये क्या है 2p2, ये क्या है 2p3, ये आपकी क्या है स्टेबल हाफ फिल्ड, ये आपका क्या है स्टेबल फुली फिल्ड एस आपकी सबशेल। तो इनमें से तो जो आपकी एस सबशेल जब फुली फिल्ड होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी कम, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी कम, तो वो बोरोन से आपका क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाती है आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, बेरिलियम की, देन कार्बन की, देन आपकी नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन यदि ऑक्सीजन भी आ जाता तो वो क्या होती 2p4, तो हम उसको लिखते हैं ऑक्सीजन, देन आपका क्या लिखते हैं नाइट्रोजन। तो आपके ऑप्शन में कौन सा होगा, लिथियम, देन बोरोन, देन बेरिलियम, देन कार्बन और देन नाइट्रोजन। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उसमें पूछा गया है कि ये 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या नहीं है। तो उसकी 4 आपके ऑप्शन हैं, उन पे आपको करेक्ट बताना है कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है या फॉल्स है, तो उनके बारे में बताना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सुनिए। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है कि आपका जो एनिलीन है, कहते हैं कि यहाँ पे लिखा है एनिलीन डजंट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, मतलब ये आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। तो ये बात आपकी एकदम, मतलब स्टेटमेंट आपकी ये क्या है, एकदम करेक्ट है, मतलब ये आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि जब अनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है तो वो आपका क्या बना लेता है,
पहले ही आपका एनिलीनियम आयन फॉर्मेशन कर लेता है, आपका वो क्या नहीं करेगा, फ्रीडल क्राफ्ट ऐसा अल्काइलेशन या असाइलेशन नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका NH3 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब साल्ट बन जाएगा NH2AlCl3। तो ये आपका क्या बन गया, साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं, तो स्टेटमेंट सेकंड आपकी क्या है, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो गैब्रियल थैलेमाइड से भी आपकी एनिलीन की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, मतलब कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड का मतलब क्या है कि हम इसको बना नहीं सकते, किससे, फ्रॉम गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में क्या था कि आपका गैब्रियल थैलेमाइड में हमेशा प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, और प्राइमरी भी वो कौन सा, एलिफेटिक। कौन सा प्रिपेयर कर सकते हैं, प्राइमरी एलिफेटिक। और प्राइमरी एलिफेटिक बना सकते हैं, मतलब एरोमेटिक अमाइन की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका यहाँ पे रिमूवल ऑफ, जब X आता है तो यहाँ पे हम रिमूव नहीं करवा पाते हैं थैलेमाइड को। इसकी रिएक्शन में ये आपका X रिमूव नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है तो आपके एनिलीन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। एनिलीन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट। तो डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट मतलब, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें भी आपका क्या क्वेश्चन गिवन है, मतलब दो स्टेटमेंट्स गिवन है और उसके अंदर आपको स्टेटमेंट्स बतानी है कि करेक्ट है या नहीं। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका किसका है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। वो किसका क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी आपके क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे भी ध्यान देखिए कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कैसे सॉल्व होगी। तो यहाँ पे देखो, जो आपका क्या है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, बोथ कोबाल्ट हेक्सामाइन कोबाल्ट एंड हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। पूछा गया है कि जो आपके हेक्सामाइन कोबाल्ट है और एक हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट है, वो आपके क्या है, ऑक्टाहेड्रल तो है बट आपके क्या है, डिफर है किसके अंदर, मैग्नेटिक बिहेवियर के अंदर। और जो स्टेटमेंट सेकंड है, जो हेक्सामाइन कोबाल्ट है वो डायमैग्नेटिक होती है और हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट आपकी कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चेक करते हैं कि हमारा कैसे होगा। तो कोबाल्ट है NH3 की 6 3 पॉजिटिव, ये आपको गिवन है, और दूसरा आपको क्या गिवन है, कोबाल्ट F6 3 पॉजिटिव। ये दो आपके पास कंपाउंड है और दोनों आपके क्या कहे हैं, ऑक्टाहेड्रल। देखो 6 लिगेंड अटैच है तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होगी, sp3d2। इसकी भी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। और sp3d2 है तो मतलब ऑक्टाहेड्रल तो होना है, चाहे वो d2sp3 हो चाहे sp3d2। मतलब यहाँ पे जो अमाइन है ये कैसा है, अमाइन इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपके जो कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d74s2, और 3d74s2 है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। तो आपकी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 3d6। और अमाइन आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो ये क्या करवाएगा, पेयरिंग। और पेयरिंग करवाएगा तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी आर्गन 3d6 जो होगा उसके अंदर 5 आपके ऑर्बिटल हैं। तो ये जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक S खाली, 3 P खाली और 2 D खाली। तो हाइब्रिडाइजेशन बनती है D2sp3 और D2sp3 बनती है। तो ये भी आपकी क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ये आपका फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड है तो नो पेयरिंग। तो ये पेयरिंग करवाएगा नहीं, और पेयरिंग करवाएगा नहीं। कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है, वही से आर्गन 3d6। तो यहाँ पे जो आपका ऑर्बिटल आता है 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 6 इलेक्ट्रॉन इजीली प्रेजेंट रहेंगे, कोई पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि आपका जो वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयर करवाने की टेंडेंसी उसकी कम, और पेयर नहीं करवाएगा तो एक S खाली, 3 P खाली
और आपकी नेक्स्ट डी खाली। अब जो नेक्स्ट डी खाली तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d2। तो यहाँ पे देखो ये आपके कैसे हैं पेयर्ड, और पेयर्ड होते हैं तो यहाँ पे आपकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर आता है वो कैसा आता है डायामैग्नेटिक। कैसा आता है डायामैग्नेटिक। और फ्लोरीन वाले में ये आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा है पैरामैग्नेटिक। तो वो क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। तो ये दोनों आपकी स्टेटमेंट्स क्या हैं करेक्ट है। तो आपका CONS3 डायमैग्नेटिक होता है, COF6 आपका पैरामैग्नेटिक होता है। तो आपका इसका भी आंसर क्या होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन का हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है द E0 वैल्यू ऑफ मैग्नीज इज मोर पॉजिटिव देन द क्रोमियम और आयरन ड्यू टू चेंज ऑफ। ये कहा गया है कि आपका E0 की वैल्यू जो है वो आपकी क्या है मोर पॉजिटिव है। किसके कारण, मतलब किसके कारण होगी, किससे मैग्नीज और आयरन से, मतलब क्रोमियम और आयरन से आपकी मैग्नीज की जो E0 की वैल्यू होती है वो आपकी क्या है मोर पॉजिटिव। ये आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट गिवन है ये टॉपिक। तो E0 की वैल्यू आपकी Mn2 प्लस से आपका क्या हो रहा है Mn3 प्लस से Mn2 प्लस। तो इसका मतलब क्या है Mn2 प्लस से Mn3 प्लस, और Mn2 प्लस आपकी क्या है कॉन्फ़िगरेशन 3d5, और 3d5 से ये क्या बन रहा है 3d4। मतलब आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है d5 से d4, मतलब आपकी ये क्या जाएगी हाईली पॉजिटिव जाएगी। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इसमें भी आपका आंसर क्या रहेगा डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें भी आपका आंसर क्या है डी इज द करेक्ट आंसर। ये 73 का हो गया। 74 की बात करते हैं तो यहाँ पे फिर दोबारा से मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बट यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं क्वांटम नंबर। क्या दे रखे हैं क्वांटम नंबर, और यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कौन सी है उसकी इंफॉर्मेशन होगी। तो एक है ml, एक है ms, एक है l और एक है n। ये जो n है आपका वो क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये क्या है स्पिन क्वांटम नंबर, और ये क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये चार आपके क्वांटम नंबर होते हैं जो आपकी इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि इलेक्ट्रॉन की साइज कैसी है, शेप कैसी है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है, स्पिन कैसी है। तो प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर होता है यहाँ पे चार ऑप्शन देखो क्या क्या गिवन है। पहला है शेप, पहला क्या है शेप, देन सेकंड क्या है साइज, देन थर्ड क्या है ओरिएंटेशन, और फोर्थ आपका क्या है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो स्पिन क्वांटम नंबर डायरेक्ट क्या होगा स्पिन के बारे में बताएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बता रहा है। मतलब A B C एंड D, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये क्या है फोर्थ। तो A का ऑप्शन डायरेक्ट आपका देखो बी का ऑप्शन क्या हो गया डायरेक्ट आपका क्या हो गया फोर्थ। ए आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है ओरिएंटेशन के बारे में। किसके बारे में बता रहा है ओरिएंटेशन के बारे में, और ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा ए का थर्ड। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा क्या बताता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल, और साइज बता रहा है मतलब वो आपका क्या हो गया सेकंड। और एजीम्यूथल हमेशा क्या बताता है शेप के बारे में, तो वो आपका क्या होगा फर्स्ट। तो ऑप्शन देख लीजिए ए का आपका क्या है थर्ड, बी का आपका क्या है फोर्थ, सी का आपका क्या है फर्स्ट, और डी का आपका क्या है सेकंड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसके बारे में क्वेश्चन दे रखा है इक्विलिब्रियम के टॉपिक के ऊपर दे रखा है। और इक्विलिब्रियम टॉपिक के ऊपर पूछा गया है कि आपका कौन सी करेक्ट होगी स्टेटमेंट, रिएक्शन टेंडेंसी टू फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, या आपकी रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम रहेगी, वो कौन सी रहेगी उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 2a gives b plus c इक्विलिब्रियम साइन। kc की वैल्यू यहाँ पे गिवन है पहले से ही 4 × 10⁻³ यहाँ पे कंपोजिशन दे रखा है a
इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी के बारे में, और आपकी वैल्यू लिखी हुई है 2 × 10⁻³ मोलार। तो ये आपकी देखो Kc आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले दे दिया गया, ये जो कंसंट्रेशन थी मतलब यहाँ से क्या निकल के आएगा Qc, और Qc आपका क्या होता है B × C डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर, मतलब प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का स्क्वायर, और प्रोडक्ट क्या है 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻³ का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर है तो डायरेक्ट ये तीनों क्या हो गए कैंसिल आउट, मतलब वैल्यू कितनी आई 1, वैल्यू कितनी आई 1। तो QC की वैल्यू कितनी है 1, KC की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻³ तो इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी हुई QC इज ग्रेटर देन KC, और जब QC इज ग्रेटर देन आपका क्या होगा KC होगा, तो कौन सी रिएक्शन होती है आपकी वो क्या होगी बैकवर्ड रिएक्शन, तो वो आपकी कौन सी होगी बैकवर्ड रिएक्शन। तो आप ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो किसके ऊपर है आपके इक्विलिब्रिया के ऊपर ही है। बस आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है Kp और Kc किस में इक्वल नहीं है, तो Kp और Kc ये भी आपका इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन है, और इक्विलिब्रियम में आपका ये जो Kp और Kc का रिलेशन है वो क्या होता है Kp = Kc इंटू में RT की पावर डेल्टा Ng, ये आपका फॉर्मूला है Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ये आपका इक्वेशन होती है। इसमें ये पूछा गया है किसमें Kp और Kc इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन है H2 + I2 gives 2HI, दोनों आपकी क्या है ये गैसियस। बी आपका क्या है CO गैसियस प्लस H2O गैसियस gives CO2 गैसियस प्लस H2 गैसियस। थर्ड ऑप्शन क्या है 2BrCl गैसियस फॉर्मेशन कर रहा है Br2 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस, एंड डी ऑप्शन आपका क्या है PCl5 गैसियस 2 आपका PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। ये आपके चार ऑप्शन गिवन है जिसमें ये बताना है कि किसके अंदर Kp और Kc की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो Kp और Kc की वैल्यू कैसे कंफर्मेशन लेते हैं, ये जो डेल्टा Ng है ये क्या है आपका डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन गैसेस फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है Np - Nr, मतलब नंबर ऑफ मोल्स किसके काउंट होंगे गैसियस मोल्स के काउंट होंगे, और आपके प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होंगे। तो यहाँ पे कितने मोल हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2, तो आपकी यदि डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो जाए 2 - 2 तो वैल्यू क्या हो गई 0, और किसी की पावर 0 हो जाती है मतलब RT की पावर 0 तो वैल्यू क्या हो जाती है 1, मतलब Kp = Kc के बराबर आएगा, मतलब Kp = Kc के बराबर आएगा। यहाँ पे देखो कितने मोल 2 मोल, यहाँ पे भी कितने मोल 2 मोल, तो ये भी आपका क्या होगा Kp = Kc होगा। यहाँ पे बात करता हूँ 2 मोल, यहाँ पे भी आपके कितने हैं 2 मोल, तो इसमें भी आपकी Kp की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी Kc के बराबर। यहाँ पे देखो 1 मोल और ये कितने हैं 2 मोल, तो Np - Nr की बात करता हूँ, डेल्टा Ng यदि कैलकुलेट करता हूँ तो कितनी होगी 2 - 1 मतलब 1, और Kp = यहाँ पे क्या हो जाएगा Kc इंटू में R की पावर 1 और RT की पावर 1, मतलब यहाँ पे आपकी जो Kp है वो नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा किसके Kc के। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इसमें भी आपका क्या होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्या आएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन रह गया था मैच द फॉलोइंग पूछा गया था, वो आपका थर्मोडायनेमिक्स से था, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक और एडियाबैटिक। तो ये आपका किसका है थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोबारिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है और एडियाबैटिक क्या होता है। तो देखो आइसो मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब होता है हीट। यदि आपका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल मतलब आपका क्या है थर्मल टेम्परेचर हो गया, और आइसो मतलब आपका क्या हो गया सेम, मतलब यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी वैल्यू क्या हो जाती है 0। दूसरा मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसो कौन सा है कोरिक, सेकेंड वन है आइसोकोरिक, और यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाती है 0।
देखो आइसो बार, आइसो मतलब सेम, बार मतलब यूनिट किसकी होती है, प्रेशर की। तो यहाँ पे प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और लास्ट वन है आपका कौन सा, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में आपका क्या हो जाता है, हीट क्या होती है, कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे क्या होगी, नो हीट एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होगी, नो हीट एक्सचेंज। तो चेक कर लें आंसर। आइसोथर्मल का होगा कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब ए का है आपका सेकेंड, बी का आपका क्या होगा, आपका आइसोकोरिक है तो डेल्टा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब बी का है थर्ड। सी का आपका क्या होगा, आइसोबारिक है मतलब प्रेशर कांस्टेंट मतलब फोर्थ। और बचा आपका क्या, डी, तो डी किसका होगा, फर्स्ट। तो ए का सेकेंड, बी का आपका थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हो गया। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द रिएजेंट विद विच ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट या डू नॉट रिएक्ट और गिव कोरस्पॉन्डिंग टेस्ट। मतलब कौन सा ऐसे ग्लूकोज, मतलब कौन सा ग्लूकोज है जो आपके कौन कौन से टेस्ट नहीं देता, मतलब टेस्ट नहीं देता। तो टेस्ट कौन कौन से नहीं देता, तो ग्लूकोज का ध्यान रखना, ग्लूकोज आपका एक तो स्किप्स टेस्ट नहीं देता, स्किप्स टेस्ट नहीं देता, और साथ में आपका NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड और स्किप्स रिएजेंट वाला जो टेस्ट है वो ग्लूकोज नहीं देता है, क्योंकि आपकी ये रिंग फॉर्मेशन हो जाती है और रिंग फॉर्मेशन के कारण आपका फ्री एल्डिहाइड नहीं होता। तो ये आपका स्किप्स टेस्ट और आपका सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देगा, मतलब आपका आंसर रहेगा बी एंड ई। तो ऑप्शन क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये दोनों आपके टेस्ट नहीं देते हैं, ये ध्यान रख जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू सॉलिड टू वेपर स्टेट। सॉलिड से हमें क्या बना रहे हैं, वेपर स्टेट विदाउट चेंज इन देयर लिक्विड स्टेट। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो 9th क्लास का क्वेश्चन है, जिसमें आपका सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन रहा है, गैस, बिना चेंज हुए किसमें, लिक्विड स्टेट में। तो सॉलिड से जो गैस चेंज होती है तो प्रोसेस बोली जाती है सब्लिमेशन। कौन सी बोली जाती है, सब्लिमेशन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, सब्लिमेशन हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिएक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। अगला जो क्वेश्चन आया किसके ऊपर आ गया, रिडॉक्स रिएक्शन के। तो मतलब पूछा गया है कि कौन सी इनमें से रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन में आपके चेंजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो चेक कर ले, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है KClO3 प्लस I2 gives KiO3 plus Cl2। बी ऑप्शन आपको दे रखा है H2 plus Cl2 gives 2HCl। सी ऑप्शन आपको गिवन है BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO4 plus NaCl 2NaCl। और डी ऑप्शन आपको गिवन है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और फॉर्मेशन हो रही है ZnSO4 प्लस में कॉपर। तो ये आपको 4 आपके पास क्या है, रिएक्शन है, और इसमें पूछा गया है कि कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और रिडॉक्स रिएक्शन हमेशा कौन सी होती है, जिसमें आपका बोथ ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात, हाइड्रोजन की 0, क्लोरीन की 0। तो हाइड्रोजन यहाँ पे इस पे चार्ज कैसा है, +1, क्लोरीन पे चार्ज कैसा है, -1। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ पे बात करें, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +7, ऑक्सीजन की -2, आयोडीन की क्या है 0। यहाँ पे आ जाती है आयोडीन की +7 और क्लोरीन की आ जाती है क्या 0। तो आयोडीन तो आपका 0 से 7 गया और क्लोरीन किस में गया, +7 से 0। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। बैरियम +2, यहाँ पे भी बैरियम +2, सोडियम +1, यहाँ पे भी सोडियम +1, क्लोरीन -1, तो क्लोरीन -1। आपका सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, -2, यहाँ पे भी कितना है, -2। तो यहाँ पे कोई भी आपकी चेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहे, और चेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहे मतलब रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो, जिंक आपका 0, यहाँ पे +2, कॉपर +2, यहाँ पे क्या है 0, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रही है। तो कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रही, तो कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी कांस्टेंट के ऊपर, और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और पूछा है सोल्यूबिलिटी ऑफ 3 गैसेस के बारे में, सोल्यूबिलिटी ऑफ 3 गैसेस के बारे में। तो हेनरी कांस्टेंट, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर कौन सा है, सॉल्यूशन, आपके 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है। सॉल्यूशन के अंदर हेनरी कांस्टेंट के बारे में और सोल्यूबिलिटी का रिलेशन दे रखा है कि सोल्यूबिलिटी और केएच का रिलेशन क्या होगा। तो हेनरी जो लॉ है, हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ आपका क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस, और इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम यूज करते हैं PA इज इक्वल्स टू KHX, और ये जो x है मतलब मोल फ्रैक्शन, ये आपका किस क्या काम कर रहा है, सोल्यूबिलिटी। और सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं तो सोल्यूबिलिटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द KH, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द KH, मतलब जितनी KH की वैल्यू ज्यादा होगी सोल्यूबिलिटी उतनी कम होगी। तो अपने आप आंसर लगा लीजिए, एक है 145, एक है 2 × 10⁻⁻5, एक है आपका 35 किलो बार, ये सारे क्या है किलो बार, 145 किलो बार। तो ये आपके क्या दे रखी है, आपको KH की वैल्यू गिवन है और पूछा है सोल्यूबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो किसकी सबसे ज्यादा होगी, देखो जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू उसकी KH की वैल्यू सबसे ज्यादा, उतनी ही सोल्यूबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, इसकी A, ये A है, ये आपका B है, ये आपका C है। तो सबसे कम किसकी, इसकी। तो सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जिसकी KH की वैल्यू क्या होगी सबसे कम, और सबसे कम किसकी है, B। तो आपका पहले क्या आएगा B, देन आपका 145 के है और ये क्या है 35 के, तो इसकी कम, तो ये इसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा और 145 की सबसे कम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, BCA, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, A इज द करेक्ट आंसर, A इज द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक्टिवेशन एनर्जी से। एक्टिवेशन एनर्जी फिर से केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ, मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो किसके ऊपर डिटरमाइन कैसे करेंगे, कि कैसे पता करेंगे, डिटरमाइन कैसे करेंगे कि आपकी वैल्यू क्या होगी। तो वो किस पे डिपेंड करती है एक्टिवेशन एनर्जी, आपके दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर, मतलब जो रेट कांस्टेंट होता है एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो एक्टिवेशन जो एनर्जी है ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ one knows the value of, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान रखना, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो मतलब आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है वो क्या होता है, log K2/K1 इक्वल्स टू EA बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, मतलब दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, जहां पे आपका रेट कांस्टेंट है 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ये आपका क्वेश्चन आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक अगला क्वेश्चन दे रखा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, एन की वैल्यू दे रखी है 1 फॉर हीलियम प्लस आयन, कितने के लिए, हीलियम प्लस के लिए, की वैल्यू दे रखी है -x किलो जूल, कितनी दे रखी है -x किलो जूल। देन एन की वैल्यू मैंने क्या रखी 2 फॉर किसके लिए, Be+3 के लिए। तो पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/n², ये फॉर्मूला होता है एनर्जी, किसी की भी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की काउंट करने के लिए। तो Z आपका क्या है, एटॉमिक नंबर, n क्या है आपकी कौन सी स्टेट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँ -13.6, Z आपका क्या था 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 का स्क्वायर वैल्यू क्या होगी -13.6 × 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई आपकी किलो जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी। दूसरी मैं बात करता हूँ E
इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं तो -13.6 जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बेरिलियम के लिए 3 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वेयर हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी -13.6 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 4, ये आपकी क्या होगी वैल्यू होगी। तो मतलब ये कितने के बराबर हो रही है, तो आपका E2 बाई E1 में कर सकता हूँ, तो E2 बाई E1 में करना चाहूँ तो वैल्यू क्या होगी -13.6 इंटू में 9/4 इंटू में -13.6, आपका E2 लिख चुके थे हम, अब E1 क्या होगा इंटू में 4, ये क्या है ये, तो -13.6 एंड -13.6, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9/4। मतलब इस पूरी वैल्यू को इन्होंने क्या लिखा है x के बराबर लिखा है, किसके बराबर लिखा है x के बराबर, तो x के बराबर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी